तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग जो जटिल ऊतक है उसके प्रकार को यहाँ पर समझ रहे थे। और जटिल ऊतक के पहला जो प्रकार है अर्थात जाइलम ऊतक किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं पिछले वाले क्लास में। आज के इस क्लास में जटिल स्थायी ऊतक के दूसरा प्रकार अर्थात फ्लोएम ऊतक क्या होता है तथा ये जो फ्लोएम ऊतक है, फ्लोएम टिश्यू है, ये कितने प्रकार के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, कितने प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इसके बारे में आज की इस क्लास में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि जो टॉपिक है फ्लोएम ऊतक आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए ये जो टॉपिक है फ्लोएम ऊतक, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आखिर फ्लोएम ऊतक कहते किसे हैं, इसका क्या कार्य होता है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के दूसरे भागों तक वितरित करना है। क्या बोला गया इस पैराग्राफ में, क्या बोला गया इस एक डेढ़ लाइन में, क्या बोला गया। तो फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, उसका जो हरा वाला भाग होता है, किसी भी पादप का हरा वाला भाग कौन सा होता है, मुख्यतः पत्ती होता है। तो पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इस कारण वो जो पत्ती हरा रंग का होता है और हरे रंग की पत्ती होने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे उसमें सूर्य की किरण पड़ता है पत्ती में तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसके द्वारा उस पत्ती में भोजन का निर्माण हो जाता है। और ये जो फ्लोएम ऊतक है उसका कार्य वही है कि उस जो निर्माण हुए जो भोजन है उसको पौधे के अन्य भागों तक अर्थात तना तक, शाखाओं तक, फल तक और जड़ तक पहुंचाना है। देख सकते हैं, तो उसी को बोला गया कि फ्लोएम का मुख्य कार्य है पौधे के हरे भागों में निर्मित, देख सकते हैं, पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के दूसरे भागों तक वितरित करना। पिछले वाले क्लास में जाइलम ऊतक देखे थे, उसका कार्य क्या था, जड़ से जो जल और जो लवण था, जल और जो खाद्य पदार्थ था उसको वृक्ष के अर्थात पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना था। जबकि फ्लोएम ऊतक का क्या कार्य है, पत्ती द्वारा जो संचित भोजन है उसको अन्य भागों तक पहुंचाना अर्थात तना तक, शाखाओं तक पहुंचाना किसका कार्य है, फ्लोएम ऊतक का कार्य। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, निर्मित कोशिकाएं निम्न है, अर्थात जो फ्लोएम कोशिका है, जो फ्लोएम ऊतक है उससे निर्मित जो कोशिका है वह निम्न है। अर्थात जो फ्लोएम है वह कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला है चालनी नलिका, दूसरा हो गया सखी कोशिका, तीसरा हो गया फ्लोएम मृदुतक, चौथा हो गया फ्लोएम तंतु। तो इन चारों चीजों से मिलकर, इन चारों सेल से मिलकर क्या बनता है, फ्लोएम ऊतक का यहाँ पर निर्माण होता है। चूंकि जो ऊतक है वह कई सारे कोशिकाओं का समूह होता है, तो जो फ्लोएम ऊतक है वह इन कोशिकाओं का समूह होता है। इस प्रकार से समझ गए। चलिए पहला देख लेते हैं, पहला है चालनी नलिकाएं। क्या बोला गया, पहला है चालनी नलिकाएं। अब ये क्या होता है, तो ये नलिका सदृश लंबी व सजीव कोशिकाएं होती हैं। ये जो चालनी नलिकाएं हैं इसकी जो सेल्स है कैसी होती है, लंबी होती है और सजीव कोशिकाएं इनमें होती है, अर्थात इसकी जो सेल है वह लिविंग होती है। इतना क्लियर हुआ। इनकी अनुप्रस्थ भित्ति छन्नी के समान छिद्रयुक्त होती है, अर्थात ये किस प्रकार से होती है, ये मान लेते हैं ये इसकी कोशिका है, ये इस प्रकार से इसकी कोशिका है, मान लेते हैं कुछ भी इस प्रकार से। अब ये छन्नी के समान इसमें क्या होती है, छोटी छोटी इस प्रकार से छिद्र होती है। जिस प्रकार से घरों में उपयोग किया जाने वाला जो छन्नी होता है उसी प्रकार से ये जो कोशिका का जो संरचना है वह यहाँ पर दिखाई देती है। और ये इस प्रकार से लंबी बोला गया है, तो ये इस प्रकार से लंबी भी होती है। अगर इसके जो ऊपर वाला भाग है इसको देखें तो इस प्रकार से ये दिखाई देती है। इतना क्लियर हुआ। अतः इनको चालनी पट्टिकाएं भी कहते हैं। ये जो चालनी नलिका है इसी को चालनी पट्टिकाएं भी कहते हैं। आशा करता हूं पहला आपको क्लियर हुआ होगा। क्या बोला गया, ये नलिका सदृश से लंबी अर्थात देखने पर लंबी होती है तथा सजीव अर्थात लिविंग सेल होते हैं। इनकी अनुप्रस्थ भित्ति, अनुप्रस्थ काट देख सकते हैं, इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ भित्ति छन्नी के समान छिद्रयुक्त होती है, अर्थात इस समान छिद्रयुक्त होती है। अतः इनको चालनी पट्टिकाएं भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ।
चलिए याद रखेंगे, पहला क्या है, चांदनी नलिका है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है सखी कोशिका है। दूसरा क्या है, सखी कोशिका है। अब ये सखी कोशिका है, यह इसी चांदनी नलिका के आई साइड पर क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, अर्थात इसी के आई साइड पर इस प्रकार से चिपके हुए होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रत्येक चांदनी नलिका के साथ ही पार्श्व में एक अन्य कोशिका होती है जिसे सहचर या फिर सखी कोशिकाएं कहते हैं। देख सकते हैं, सखी कोशिका को और दो नाम से जाना जाता है, सहचर कोशिका भी इसी को बोलते हैं या फिर सह कोशिका भी इसी को कह दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, सहचर कोशिका लिख दें, सह कोशिका लिख दें या फिर सखी कोशिका। तो ये क्या होती है, क्या बोला गया, प्रत्येक चांदनी नलिका के साथ पार्श्व में एक अन्य कोशिका होती है, उसे ही सहचर कोशिका कहते हैं। इनमें द्रव्य क्या होता है, गाढ़ा होता है, अर्थात ये साइड में उपस्थित होंगे। ये जो चांदनी कोशिका है, चांदनी नलिका है, इसके साइड में उपस्थित होंगे और इनमें गाढ़ा द्रव्य उपस्थित होता है। इस कारण इसमें बड़ा केंद्रक भी पाया जाता है। देख सकते हैं, ये जो सखी कोशिका है, इनमें बड़ा बड़ा केंद्रक भी पाया जाता है। इस प्रकार से इसमें बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है, जबकि जो चांदनी नलिका है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था। इतना क्लियर हुआ। चलिए तीसरा देखेंगे, तीसरा है फ्लोएम मृदुतक। अब फ्लोएम मृदुतक क्या है, तो इस प्रकार की कोशिकाएं लंबी, चौड़ी अथवा कुछ गोल होती है। देख सकते हैं, जो सेल है वह लंबी होगी, चौड़ी होगी, कुछ गोल होगी। ये कोशिकाएं जीवित होती है। देख सकते हैं, ये भी जो कोशिकाएं वह लिविंग होती है तथा ये चांदनी नलिकाओं के बीच बीच में मिलती हैं। अब ध्यान देंगे, ये तो हो गया हमारा चांदनी नलिका का अनुप्रस्थ काट। अब चांदनी नलिका के बीच बीच में क्या होती है, चांदनी नलिका के बीच बीच में ये जो फ्लोएम मृदुतक है यह उपस्थित होती है। और चांदनी नलिका के आई साइड में ये जो सखी कोशिका है ये उपस्थित होता है। इतना क्लियर हुआ। डिफरेंस क्लियर करेंगे ताकि आपको और भी आसानी से याद हो जाए। क्या बोला गया, चांदनी नलिकाओं के बीच बीच में मिलता है। इन कोशिकाओं द्वारा भोजन का संचय होता है। देख सकते हैं, इन्हीं कोशिकाओं द्वारा भोजन का संचय होता है, निर्माण होता है तथा ये भोजन के संवहन में भी क्या करते हैं, सहायक होते हैं। देख सकते हैं, जो भोजन का संवहन होता है, पत्तियों से अन्य भाग तक ले जाना वृक्ष के, तो वो किसका कार्य है, फ्लोएम मृदुतक का ही कार्य होता है। इसी के द्वारा जो संचित भोजन है वह पौधे के अन्य भाग तक पहुंच पाता है। इतना क्लियर हुआ। आशा करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। क्या इसमें कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं लंबी, चौड़ी अथवा गोल होती है। इतना लिखेंगे। आगे लिखेंगे कि ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, अर्थात लिविंग होती है तथा ये चांदनी नलिकाओं के बीच बीच में उपस्थित होते हैं। और क्या बोलेंगे कि ये कोशिकाएं, इन कोशिकाओं द्वारा भोजन का संचय होता है और भोजन का संवहन का भी कार्य होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब फ्लोएम ऊतक का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट कोशिका है, उसको देखेंगे। तो लास्ट है फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम तंतु है। फ्लोएम मृदुतक ये था। चौथा क्या है, फ्लोएम तंतु। तो ये क्या होता है, ये दृढ़ोतक होते हैं। देख सकते हैं, ये क्या होते हैं, एक प्रकार से दृढ़ोतक होते हैं, जिसको हम लोग पिछले वाले क्लास में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। परंतु फ्लोएम में उपस्थित होने के कारण इन्हें फ्लोएम तंतु कह दिया जाता है। ये एक प्रकार से दृढ़ोतक होते हैं। अब दृढ़ोतक क्या है, पिछले क्लास में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। वो भी एक प्रकार का ऊतक है, सरल ऊतक का प्रकार है, उसको देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का दृढ़ोतक होता है फ्लोएम तंतु। चूंकि ये किस में उपस्थित होता है, ये फ्लोएम में उपस्थित होता है। देख सकते हैं, ये फ्लोएम में उपस्थित होता है, इस कारण इसको फ्लोएम तंतु बोल दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, इनकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। इनकी जो भित्ति है वह मोटी होती है। तो ये आर्थिक रूप में भी सहायता करते हैं, जैसे कि इससे कपड़ा का निर्माण होता है, रस्सी बनाने में भी ये क्या आते हैं, काम में आते हैं। तो इस प्रकार से इसका कुछ आर्थिक महत्व भी होता है, इन ऊतकों का आर्थिक महत्व भी होता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में अब हम लोग फ्लोएम ऊतक को भी समझ चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।